आज जो है हम लोग आए हैं यहाँ पे आपका दिख रहा है मास एंड वेट। लास्ट वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म किए थे और यहीं से हम लोग है ना स्टार्ट करेंगे अपना मास एंड वेट। ठीक है। तब है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक मिनट, दिख रहा है आपको यहाँ पे मास एंड वेट। मास इज अ फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। मास क्या है आपका? फंडामेंटल और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। ठीक है। योर मास इज कांस्टेंट नो मैटर, योर मास इज कांस्टेंट नो मैटर वेयर यू आर इन द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स में कहाँ हैं उससे आपका मास का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मास क्यों? क्योंकि मास जो है ना आपका कांस्टेंट है। क्या है? मास कांस्टेंट है। तो कहेंगे सर तो वैरी तो करता है ना, यहाँ पे हम लोग 70 kg के हैं, मून पे चले जाते हैं तो कम हो जाते हैं। केजी नहीं कम होता है, हम लोग समझते गलत है। पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि वो जो हमारा जो हम लोग वेइंग मशीन पे जो देखते हैं वो हमारा वेट है। वेट क्या है आपका? वेट। और इसी को हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश कर रहे हैं कि मास और वेट में कैसे डिफरेंस है। लिखा है वेट इज नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। वेट क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। तो मतलब ये चेंज भी कर सकता है। यस, इट वैल्यू चेंज विद चेंज इन सर्कमस्टांस इन द यूनिवर्स। आप कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ये इस पे डिपेंड कर रहा है आपका वेट। तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें वेट का, तो वेट क्या है आपका? वेट क्या है? फोर्स है। वेट क्या है आपका? फोर्स है। क्या है आपका? फोर्स है। It is the resultant gravitational force exert on a body with mass m by all other body of the universe। समझ में आ रहा है? ये एक फोर्स है। जैसे हम लोग वेइंग मशीन पे जाते हैं और खड़े हो जाते हैं तो हमारे द्वारा कितना फोर्स लगाया गया उसी को हम लोग वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। उसमें होता क्या है? तो उसमें F इंटू, अगर हम लोग बात करें तो उसमें F इज इक्वल टू मास इंटू जी, ग्रेविटी। और ये जो मास है वो हमारा, तब ये मास ये जो मास है हमारा कांस्टेंट है। तो ये जो हम लगा रहे हैं, हम लोग क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो वही आपको दिया हुआ है, ये फार्मूला ऑलरेडी हम लोग पहले भी देखे थे। ये Gm1 m2 बटा आर स्क्वायर। अगर अर्थ सरफेस पे है तो डिस्टेंस क्या ले सकते हैं? r ले सकते हैं। और m1 एक बॉडी का मास, m2 दूसरे बॉडी का मास। अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में लेंगे तो यहाँ पे me अर्थ लिखा हुआ है और ये स्मॉल m से हमारे बॉडी को या हमारे मास को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। लिखा भी है यहाँ पे आपका वेयर जो m ये है आपका m है, वो क्या है आपका? अर्थ का मास है। और r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। तब है आपका डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। छोटा सा आपका है ना क्वेश्चन आ सकता है। तो मास क्या है आपका? मास, मास क्या है? वी कैन मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई इट्स इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में हम लोग पढ़े हैं, क्लास 8 में ही पढ़ लेते हैं इनर्शिया के बारे में। 9th में भी हम लोग पढ़े हैं, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं। वेट क्या है? वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू यहाँ पे होगा, इंटू छूट गया है, मास इंटू एक्सेलरेशन और m इंटू जी। मतलब वेट इक्वल टू m इंटू जी कह सकते हैं। ठीक है। मास क्या है? यहाँ पे मास क्या है? तो द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टोटल क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट या मैटर में, सब्सटेंस में, उसी को हम लोग मास कह रहे हैं। इसमें क्या है? वेट क्या है? तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। और अब वेट किस फोर्स से अर्थ हमें क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो और मून पे चले जाएंगे तो मून जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वहाँ पे हमारा, तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। किसके तुलना में? हमारे अर्थ की तुलना में। कितना कम है? तो हमारा जो ग्रेविटेशन है, हमारा जो जी है उसका, मून का, ये अगर मून का जी है तो हमारे जी का, अर्थ के जी का क्या है? 1/6 है। तो मतलब 6 गुना कम उसका अट्रैक्शन है हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो 6 गुना आपका, मतलब 6 गुना तो नहीं, मतलब उतना टाइम्स जो है ना, उतना से डिवाइड कर दीजिए, उतना वेट हमारा जो है ना वहाँ पे क्या रहेगा? कम रहेगा। चलिए, मास क्या है? तो मास है आपका, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट ऑल द प्लेसेस। मास क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन वेट क्या है? कांस्टेंट नहीं है। वो आपको यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट है डिफरेंट प्लेसेस में। मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाई यूजिंग अ पेन और बीम बैलेंस। ठीक है। मास को पेन से या बीम बैलेंस से हम लोग यूज करते हैं। तराजू नहीं होते हैं, हिंदी में हम लोग तराजू सब्जी वब्जी खरीदने जाते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया है तो उसमें दिखता नहीं है, नहीं तो तराजू ऐसे करके, इंसाफ वाला जो मूर्ति स्टैचू है अभी भी वो तराजू लेके ही खड़ा है, वो ज़्यादा डेवलप नहीं किया अभी तक।
ठीक है। मेजरमेंट ऑफ वेट इज डन बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, ये स्प्रिंग बैलेंस होता है मेजरमेंट, इसमें जो हम लोग डन करते हैं स्प्रिंग बैलेंस में डन करते हैं। मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ इज जीरो एट एनी प्लेस। क्या है? मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ इज जीरो एट एनी प्लेस। लेकिन क्या है यहाँ पे, अगर वेट की बात करें तो इसका जीरो भी हो सकता है, अगर ग्रेविटेशन, अगर अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन अगर नहीं है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो इफ जी इज जीरो। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, नोट्स के रूप में आपको यहाँ पे दे दिए हैं, इसको भी अगर कर लेंगे तो आपको मास और वेट में आपका आ जाएगा 2-3 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। नहीं तो 1 नंबर में तो पूछता है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो दोनों का आप डेफिनेशन लिख के, एक कॉन्स्टेंट है, एक वेरिएबल है, एक फंडामेंटल है और एक फंडामेंटल नहीं है, फिर वेट के बारे में बतला दीजिए, हो गया। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, उस पे मून पे हमारा वेट कितना है ऑब्जेक्ट का? तो इफ द मास ऑफ द मून इज लेस देन मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ से कम है मास ऑफ द मून का, मास मून का मास। सो द मून एक्सर्ट लेसर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट देन अर्थ, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? वो कम फोर्स अट्रैक्शन लगा रहा है, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशन में स्टार्टिंग में ही लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि जो आपका वो डिपेंड करता है मास पे, कितना लार्जर है वो ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट कर रहा है आपको। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स इनिशियल ऑफ वेट ऑफ द अर्थ सरफेस। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लेते हैं, अगर ये हमारा F है, अर्थ पे हमारा फोर्स क्या लग रहा है? m इंटू जी, और ये जो g है वो क्या है? अर्थ का है। तो मून पे जो फोर्स लगेगा वो भी m इंटू जी ही होगा, लेकिन ये g जो है वो क्या होगा? मून का होगा। अब अर्थ और इसके बीच में जो रिलेशन है मून का वो क्या है? 1/6। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लेस कर दें, तो मून पे जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? m। इस g के बदले में क्या लिख सकते हैं? सॉरी, यहाँ पे उल्टा कर दिए हैं, 1 मिनट, यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? g के बदले में हम लोग m के बदले में क्या लिख सकते हैं? g बटा क्या कर सकते हैं? 6, g बटा 6। मतलब कि अब देखिए यहाँ इक्वेशन ये 1 है, इक्वेशन 1 में क्या है? ये किसका फोर्स है? ये किसका फोर्स है? m इंटू जी किसका फोर्स है? अर्थ का फोर्स। मतलब मून पे जो हमारा फोर्स है वो अर्थ पे का जो फोर्स है उससे क्या है? 6 टाइम्स कम है। 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब अगर मान लेते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो 60 न्यूटन है हमारा धरती पे, हमारा जो वेट है वो अर्थ पे वो कितना है? 60 न्यूटन। तो अगर मून पे निकालना हो तो कितना करेंगे? 60 बाई क्या कर देंगे? 6, मतलब 10 न्यूटन का ही फोर्स हम लगा पाएंगे। किस पे? मून पे। जब मून पे जाएंगे तब। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तब है कि ये समझ गए। तो आगे हम लोग चलते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विथ विच द अर्थ attract an object, and the weight of an object on the moon is the force that which the moon attract the object। और ये अट्रैक्शन है, तो चूंकि मून का मास कम है अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा। और कैसे कम होगा, कितना कम होगा, ये हम लोग न्यूमेरिकल में देख लिए। तब आता है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट प्रेशर में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा एक बहुत अच्छा आपको प्रिंसिपल आएगा, बायोलॉजी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत कम दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में ये आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। थ्रस्ट इज अ फोर्स, लिखा है थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसलिए जब प्रेशर की बात करते हैं तो थ्रस्ट अपॉन एरिया करते हैं, पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। अब यहाँ बता इसलिए ना रही क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, इसके पहले, जहाँ थ्रस्ट प्रेशर वगैरह का हम लोग जहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट अगर हम लोग थ्रस्ट का देखें तो किसके जैसा होगा? फोर्स के जैसा होगा। थ्रस्ट कर रहे हैं, बस खाली ये परपेंडिकुलर एरिया परपेंडिकुलरली लग रहा है तो हम लोग थ्रस्ट कर रहे हैं, तो है तो फोर्स ही ना, तो इसका जो यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा। और फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन। तो थ्रस्ट का भी न्यूटन, या कह सकते हैं kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, और कह दीजिए और,
kg सेकेंड। ऐसा यूनिट अगर प्रेशर का देखें तो क्या होता है, पास्कल। क्या होता है, पास्कल। और न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया होता है ना, एरिया होता है। जो प्रेशर का जो हम लोग फार्मूला देखे थे, तो प्रेशर का फार्मूला क्या है, थ्रस्ट मतलब फोर्स बटा एरिया। तो ये फोर्स का हो गया न्यूटन अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया, पर यूनिट एरिया, तो मीटर स्क्वायर। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यूनिट निकालना तो बहुत ही आसान है, अगर फार्मूला याद है तो यूनिट निकल गया, इसमें क्या आना सोचना है। अब जो प्रेशर है वो फ्लूइड के कारण भी लगता है। अब देखिए जो फ्लूइड है ना वो दो टाइप का, आपका एयर भी फ्लूइड है और लिक्विड भी फ्लूइड है। सॉलिड को हम लोग फ्लूइड नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें फ्लो का टेंडेंसी नहीं है। तो मतलब यहाँ से अगर फ्लूइड को हम लोग डिफाइन करें तो एनी ऑब्जेक्ट दैट हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब हर वो ऑब्जेक्ट जिसमें फ्लो करने का टेंडेंसी है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। ऐसे दो ही है हमारे अर्थ पे, तो हम लोग दो ही देखते हैं, एक होता है हमारा एयर और एक होता है लिक्विड। इसके अलावा भी अगर किसी में फ्लो करने का है तो वो भी फ्लूइड के कंसीडरेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्लूइड है एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। फ्लूइड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन। जैसे हम लोग पानी में, पानी का कलर ब्लू है, चूँकि हमारा स्काई ब्लू है तो ये भी आपका ब्लू है। और इस पानी में जब हम लोग यहाँ पे डूब गए, ठीक है, और जब यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये रख दिए हैं, कोई ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा ना ये ऑल डायरेक्शन से लगेगा, ये सारे डायरेक्शन से लगेगा। और इसीलिए पानी के अंदर जो शेप होता है वो लगभग स्फेरिकल होता है। जो बबल बनता है वो स्फेरिकल इन शेप बनता है। क्यों, क्योंकि सारे पोर्शन पे जो फोर्स है ना वो बराबर लगता है, इसलिए उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इसलिए चट्टान से जहाँ से नदी वगैरह निकलता है तो वो फील्ड एरिया में आता है, जो बालू जो मिलता है उसका कण अगर देखेंगे तो वो लगभग ऑलमोस्ट स्फेरिकल ही रहता है, गोल ही रहता है। क्यों, क्योंकि वो पानी के थ्रू, फ्लूइड के थ्रू बहता है, तो वो आपको जो है ना शेप जो है ना उसका लगभग स्फेरिकल होता है। प्रेशर एक्सर्ट ऑन फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। दिख ही रहा है, समझ में आ रहा है, ऑल डायरेक्शन में वो करके एक्सर्ट कर रहा है। तब आता है बायोंसी। बायोंसी क्या है, एक फिनोमिना है फ्लूइड का, लिक्विड का, ऐसे तो एयर का भी है, लिक्विड का यहाँ पे पढ़ेंगे। व्हेन an object immersed in a liquid ना कह सकते फ्लूइड, इज एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बायोंट फोर्स। ऊपर की ओर जो है ना वो फोर्स क्या कहते हैं, लगता है उसको, क्या कहते हैं, बायोंट फोर्स कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बायोंसी और अपथ्रस्ट, ऊपर की ओर। इसलिए पानी में, कुएं में, वेल में, पानी में जब भी आप कूदेंगे तो आपको वो जो पानी है ना कुछ देर के बाद आपको ऊपर फेंक देगा, ठीक है, ऊपर फेंकेगा। इसलिए जो डूबता है ना सबसे पहले उसको ऊपर फेंकता है, बाद में फिर वो नीचे आता है। तो अगर आप सावधान हैं, सतर्क हैं, तो आप जब कूद रहे हैं तो वो ऊपर आपको फेंकेगा ही फेंकेगा। जब ऊपर फेंकेगा तो रस्सी पकड़ लीजिए, पहुँच जाए हम तो लोग आपको पकड़ने के लिए, रस्सी पकड़ लीजिए, चिल्लाने मत लगी डूब। तब तो आप थोड़ी आप ध्यान दे पाइएगा। आप इतना साइंस समझ लीजिए कि आप नीचे जा रहे हैं तो ऊपर एवे करेंगे, तो बस ध्यान रखिएगा ऊपर वो पहुँचना, देखना कोई है कि बचाने वाला कि नहीं। ऊपर गए कोई बचाने वाला नहीं है, आ जाओ नीचे फिर से डूब जाओ, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर गया कोई बचाने वाला तो रस्सी पकड़ी ना, ठीक है, तो आप डूबने से बच सकते हैं। चलिए, हंसी मजाक है, लेकिन पानी से खेल नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए आप कभी भी अकेले वगैरह जो है ना तालाब वाला में नहाने के लिए मत जाइए, ऐसे तालाब में जहाँ पे कि डेंजर है। वाई एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस पर तो कुछ डूब जाता है, कुछ तैर जाता है। क्यों ऐसा होता है, बायोंसी के कारण। क्या है बायोंसी, इसी को समझेंगे। टेक सम वाटर इन अ बीकर, कुछ पानी का मतलब बीकर में पानी ले लिए। टेक अ पीस ऑफ कॉर्क और नेल, एक कांटी ले लिए, नेल आयरन का नेल होता है वो ले लिए, एक कॉर्क ले लिए, छोटा सा एक कॉर्क होता है, ठीक है। देन प्लेस देम ऑन वाटर, पानी के ऊपर रख दिया। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी है, घर में भी कर सकते हैं। कॉर्क नहीं तो कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए ना बाबा, रुई का ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, माचिस का डब्बा ले लीजिए, ठीक है। द कॉर्क फ्लोट ऑन नेल क्या है, सिंक। कॉर्क तो ऊपर में तैरेगा, माचिस का डब्बा ऊपर में, रुई ऊपर में, एब्जॉर्ब करने का तो भले डूब जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो ऊपर ही रहेगा ना, लेकिन क्या है, नेल आपका डूब जाएगा। तब इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा वो डूब जाएगा, जिसका डेंसिटी कम वो फ्लोट करेगा। मतलब अब यहाँ पे आ जाइए इन जनरल मान लेते हैं यहाँ पे फ्लूइड है। अब थोड़ा सा ब्लू बनाते हैं, ऐसे करके थोड़ा लंबा बनाते हैं।
अरे डॉटेड वाला तो है ही हमारे पास, तो यहाँ से ऐसे कहा नहीं करते। बताइए क्या, हम भी जो है ना आईफोन लेने से नहीं होगा, समझने का होता है। ये देखिए ओ, ये तो कुछ अलग कर रहा है, आता भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ हमको आता भी नहीं यहाँ पे समझने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये डॉटेड डॉटेड जो हमारा बन गया, तो हमारा वही ठीक था। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड हमारा बन गया। अब देखिए, मान लेते हैं इसका कुछ तो डेंसिटी इस लिक्विड का रहा हुआ ना, इसका डेंसिटी मान लेते हैं D1, मान लीजिए D1, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ऐसा है और एक ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है। मान लीजिए इसका डेंसिटी हो गया आपका D3 और इसका डेंसिटी हो गया आपका D2। अगर मान लेते हैं कि D1 ठीक है छोटा है किससे, D2 एंड D3 से, तो ये दोनों क्या करेगा, फ्लोट करेगा इसके ऊपर। ठीक है, फ्लोट करेगा। अगर D1 सिर्फ छोटा है किससे, D2 से, तो D2 तो डूब जाएगा। D2 क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अच्छा, फ्लोट कर दिए थे, बोल दिए थे क्या अभी, सॉरी, डूब जाएगा। जिसका डेंसिटी ज़्यादा वो डूब जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और अगर मान लेते हैं D1 जो है वो ज़्यादा है D3 से, मतलब D3 का डेंसिटी, D1 का डेंसिटी ज़्यादा हो गया किससे, D3 से, तो ये फ्लोट करेगा। समझ में आ रहा है, मतलब दो लिक्विड, एक का डेंसिटी ज़्यादा एक का डेंसिटी कम होगा ही होगा ना, जिसका ज़्यादा वो डूबेगा, जिसका कम वो फ्लोट करेगा। बस इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, लिक्विड में डूब जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे आता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग आपके किससे, ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ पे बायोन्सी का यही समझ लीजिएगा, बायोन्सी पे हम लोग एंड कर रहे हैं, आर्किमिडीज आएगा। आर्किमिडीज को हम लोग समझेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्लोट भी करता है, 3 तरह का यहाँ पे इवेंट होता है, उसको हम लोग करेंगे डिस्कस। यहाँ पे अब है कि मान लेते हैं आपका पानी यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज आपका यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ये जो पीला लाइन है वो पूरा हम पानी को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, और एक जो है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया है जो कि आपको फ्लोट कर रहा है, और एक जो है ना ऑब्जेक्ट बना दिया है यहाँ पे। अब पूछेगा कि ये पानी है, ये D1 है, ये इसका पानी का D2 है और इसका D3 है, इन तीनों में रिलेशन पूछेगा। इन तीनों में क्या पूछेगा, रिलेशन पूछेगा। तब है कि जो D1 होगा वो क्या होगा, कम होगा किससे, D2 से, तभी तो D1 तैर रहा है ना, क्योंकि D1 का डेंसिटी क्या हो गया, कम होगा, जिसका डेंसिटी कम वो तैर रहा है। और D3 जो है वो ज़्यादा है किससे, D2 से, इसलिए डूब गया ना, जिसका ज़्यादा है वो डूब गया। तो जाहिर सी बात है D2 से ही ज़्यादा हो गया D3 का, तो जाहिर सी बात है D1 से तो ज़्यादा होगा ही ना, तो ये रिलेशन हो गया। तो इस तरह से आपको दिया जा सकता है, ऐसा इतना डिटेल में नहीं जाता है डीप में, लेकिन अगर देगा तो वहाँ पर समझ लेना है, हम लोग बना भी सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। बायोन्सी तक आर्किमिडीज में आएंगे और न्यूमेरिकल आएंगे। जैसे लास्ट वीडियो जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्या क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम कहाँ तक न्यूमेरिकल जा सकता है, इसको हम लोग देखेंगे लास्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।